Good morning students. Today is 2nd May and this is maths lecture for class 11th students. So students, in the last lecture we have discussed some practical problems based on sets of miscellaneous exercise chapter 1. Last lecture में हम लोगों ने practical problems discuss किया था 13, 14, 15, 16. Okay. Now in today's lecture we will discuss questions from question number 1 to question number 12. We will discuss few questions here. ठीक है, आज जो ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कशन कर देता हूँ. ये देखो, यह क्वेश्चन नंबर 2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल. ओके, तो तुम देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इज सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी. ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है. तो देखो फर्स्ट नंबर के लिए तो तुम तो ऐसे सोचो, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए है. तो मान लो कि कोई सेट ए है, उसके अंदर एंट्री है एक्स. अच्छा ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया. यहाँ पर क्या कहता है ए बिलोंग्स टू बी. तुम्हें इसको देख के थोड़ा अजीब सा लगना चाहिए कि कोई सेट ए तो सबसेट होता है किसी सेट का, ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर तो लिख रहा है कि सेट ए बिलोंग कर रहा है सेट को. तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब सेट ए खुद एलिमेंट बन जाए दूसरे सेट के लिए. जैसे कि मान लो मैंने सेट बी को कुछ इस तरीके से ले लिया कि इसके अंदर एंट्री एक्स एक ऐसे है और कुछ और एंट्रीज कुछ और एंट्रीज मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया. तो अब ये वैसे तो सेट है लेकिन बी के लिए ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये बी के लिए एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, हमने ये लेट कर लिया, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से तुमको क्या समझ में आता है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हो गया. इसके लिए हमने ऐसा बनाया तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंट्री है कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स, दिस इज एज एलिमेंट ऑफ बी. तो एलिमेंट तो बिलोंग करता ही है सेट को. और अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये तो सेट ए है, तो सेट ए बिलोंग्स टू बी है. सेट ए बिलोंग्स टू बी हो गया. देन एक्स बिलोंग्स टू बी, बट एक्स तो बिलोंग नहीं कर रहा है बी को. एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी. बिलोंग कौन कर रहा है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है. सो एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी. इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो फर्स्ट पर आप लिखेंगे फॉल्स. ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है ना. दिस इम्प्लाइज स्टेटमेंट इज फॉल्स. कुछ बात समझ में आया? हमारे को बोल रहा था कि अगर ऐसा है तो एक्स बिलोंग्स टू बी है. तो हमने यहाँ पर इसके लिए कंसिडर कर लिया, इस तरह का कुछ सिचुएशन है, बी को कंसिडर कर लिया जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग. तो हमने देखा कि बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, बट वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है. एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, कर्ली ब्रेसेस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी. बात समझ में आ गई? ये फॉल्स हो गया. चलो सेकेंड केस देखें. सेकेंड क्या कहता है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी. फिर वही बात है, सेट बिलोंग कर रहा है, आप ध्यान देना. देन सेट ए बिलोंग्स टू सेट सी. मान लो हमने सेट ए को कोई एंट्री ले लिया 1, 2. अब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो हमने बी को ले लिया 1, 2, 3. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी, इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी. ए की ऑल एंट्रीज बी में है. एंड बी, सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी. तो तुमको कुछ इस तरह से सी को कंसिडर करना पड़ेगा. मान लो इसके लिए मैंने लिया 4, 5 और इसके अंदर 1, 2, 3 ऐसे और क्लोज कर दिया. अब देखो ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंट्री है 1, 2, 3, ये एलिमेंट है. तो दिस इम्प्लाइज एलिमेंट 1, 2, 3, एलिमेंट 1, 2, 3 बिलोंग करेगा ना, ये एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू सेट सी. और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3 क्या है, ये सेट बी है, तो बी बिलोंग्स टू सेट सी हो गया. तो अब आपसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा है तो देन ए बिलोंग्स टू सेट सी. तो ए बिलोंग्स टू सेट सी है क्या, तो देखो सेट ए बिलोंग्स टू सेट सी बोल रहा है, मतलब सेट सी के अंदर कर्ली ब्रेसेस में 1, 2 मिलना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं. तो कर्ली ब्रेसेस में 1, 2 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू सी, सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. स्टेटमेंट इज़ फॉल्स.
यह स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में आ गई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। बात समझ में आ गई। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है। थर्ड स्टेटमेंट, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो ए के अंदर जितनी एंट्री है, सपोज ए 1 2 है और बी 1 2 एंड 3 है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। मान लो सी के अंदर एंट्री है कुछ 1 2 3 4, ऐसा कुछ एंट्री है। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, बी की ऑल एंट्री सी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी बिल्कुल होगा। ए 1 2 है यहाँ पर, सी के अंदर 1 2 है, implies A is subset of C, so statement is true. The statement is true. बात समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड हमारा ट्रू है। ओके चलो फोर्थ स्टेटमेंट देखें क्या है। तो देखो ये टू का फोर्थ पार्ट अब देखें। तो A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B है, तो मान लिया A कुछ है 1 2 3, हमने B के अंदर कुछ मान लिया 3 4 5 है, तो हमें A 1 2 3 है, B में 3 4 5 है, तो इससे क्या पता लग रहा है, हेयर A इज़ नॉट हेयर A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B। यहाँ पर क्या है, A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B। फिर हमें एक सेट C ऐसा लेना है कि B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C हो जाए। तो मान लो मैंने C को ले लिया कुछ इस तरीके से कि 3 4 6 1 2, तो हेयर ये लेट कर लिया है ना, यहाँ लेट लिख देंगे। तो तुम B नॉट सबसेट ऑफ C होना चाहिए। B क्या है 3 4 5, तो यहाँ 3 4 5 मिला, नहीं मिला, 3 4 है 5 नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C। तो इसका मतलब है A नॉट सबसेट ऑफ C, ऐसा है क्या। तो तुम C में देखो 3 4 6 1 2 है, A के अंदर 1 2 3 है, तो वो 1 2 3 तो यहाँ पर अवेलेबल है 1 2 3। इसका मतलब है इम्प्लाइज बट A इज सबसेट ऑफ C, बट A इज सबसेट ऑफ C। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा है तो A नॉट सबसेट ऑफ C होगा। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ गए। ये फोर्थ पार्ट था, 2 पार्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम सॉल्व कर लेना होमवर्क। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये जो 4 कंडीशंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं, ये हमें शो करना है। तो तुम इसके लिए क्या करो, लेट कर लो पहले। तो ए द सबसेट ऑफ B है, मान लो A इक्वल्स टू 1 2 है और B इक्वल्स टू 1 2 3 है। तो फर्स्ट कंडीशन A इज द सबसेट ऑफ B इज ट्रू ऑन अबव सेट्स, above 2 sets A and B, above 2 sets A and B। हम लोग सेकेंड देखते हैं, A द सबसेट ऑफ B है क्योंकि 1 और 2 यहाँ पर अवेलेबल है। A माइनस बी इक्वल्स टू 5 हो जाना चाहिए। सो A माइनस बी कितना होगा बताओ। तो A माइनस बी का क्या मतलब हुआ, A माइनस A इंटरसेक्शन B, A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A माइनस A इंटरसेक्शन B, A क्या है 1 2, इसमें माइनस करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो सारी की सारी एंट्री माइनस हो गई, तो ये क्या बन गया 5, यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। बात समझ गया। तो अगर A इज द सबसेट ऑफ B है तो A माइनस बी इक्वल्स टू 5 बोलना इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट एज A इज द सबसेट ऑफ B। तो थर्ड देखो क्या है, A यूनियन B, B आ जाना चाहिए, A यूनियन B क्या आ जाना चाहिए, B आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B, A इज़ द सबसेट ऑफ B, है ना, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो A माइनस B, पूरा का पूरा A ही माइनस हो गया, 5 हो गया। A यूनियन B इक्वल्स टू B, अगर आप A यूनियन B करेंगे तो B ही मिलेगा। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 2 3,
इज इक्वल टू बी, है ना, विच इज ट्रू फॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी, विच इज ट्रू फॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। बात समझ गए? सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ये। अगर हम इसकी जगह ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलते हैं तो वही बात हो जाएगी। सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। जो फोर्थ कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो ऑब्वियस है, यहाँ से तुम्हें दिख रहा है ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करते हो तो 1,2 आ गया, तो ये क्या है 1,2 ए है। सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लें। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। पी ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए। तो मान लो ए इक्वल्स टू 1,2 है और बी इक्वल्स टू 2,3 है, तो हम लोग पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? एम्प्टी सेट, और कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स लिखना है हमें यहाँ पर। ये देखो, ये हमने लिख दिया पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ बी लिखो आप, तो पावर सेट ऑफ बी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट 2, 3 एंड 2,3। ठीक है ना, ये क्या आ गया? 2,3। अब पी ए यूनियन पी बी क्या आएगा? पी ए यूनियन पी बी मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? ऑल एंट्रीज ऑफ ए एंड ऑल एंट्रीज ऑफ बी। तो पी ए यूनियन पी बी 5, 1, 2, 1, 2, 5 रिपीट नहीं होगा, फिर 2 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, 3 और 2, 3। ओके, ये तो आ गया पी ए यूनियन पी बी। दो सेट हैं तो उसका यूनियन को एक सेट ही होगा, तो इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। नाउ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो पहले तो आप ए यूनियन बी लिखें। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1, 2 और 2, 3। तो ए यूनियन बी हुआ 1, 2, 3। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी अगर हम बनाएं तो ये कुछ बनेगा 5, 1, 2, 3, देन 1, 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे। तो ये कंडीशन 2 समझ लेते हैं, ये कंडीशन 1। तो हम अगर कंडीशन 1 और 2 को मिलाएं तो इसमें 5, 1, 2, 3, 1, 2 भी मिला, 2, 3 भी मिला, बट ये एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं कि पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? तो हमसे पूछा था इज इट ट्रू, सो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गिवन स्टेटमेंट, सो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमसे पूछा था इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स एंड बी, ऐसा है, तो हमें क्या पता लगा? गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसके बाकी क्वेश्चन से आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर भी लिए होंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा तो उसके सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आप मैच कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।